बी क्रेन ने अपने फैन से एक जबरदस्त आग पैदा की जो बहुत आसानी से फैल सकती थी। अब उसके मास्टर ने सिर्फ एक बार फैन घुमाकर एक मैसिव पेड़ को काट दिया। उस कटे हुए पेड़ को हवा में उठा लिया, फिर उसने उस पेड़ को वापस उसी पोजीशन में रख दिया, जिसे देखकर प्रोटैगनिस्ट और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया और अब उसे ठीक करने की जिम्मेदारी चिन्ही की है। प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ को उस ट्री की बाग पर रखता है और अपना असाइनमेंट शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो शुरू कर पाता बारिश शुरू हो जाती है और वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है क्योंकि अब तो मौसम भी उसके खिलाफ हो गया है। फिर वो सोचता है कि कम से कम पेड़ के नीचे बारिश से बचने की जगह तो मिल गई। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगता है कि आखिर वो सिर्फ टीयर 1 वाटर काई के साथ इस पेड़ को कैसे हील करेगा। उसकी एनर्जी सेंटर से जो पानी की शक्ति निकल रही है वो तो बस मटर के दाने जितनी है। इतने कम केआई से तो वो एक छोटी सी ट्री बाग का हिस्सा भी रिकवर नहीं कर सकता। उसे लगने लगता है कि उसके मास्टर को शायद पहले से ही पता था कि वो अपनी करंट इनर फोर्स लेवल से ये नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसने उसे ये काम दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि मास्टर ने उसे कोई इम्पॉसिबल काम क्यों सौंपा है। क्या वो उसे डिस्पेयर यानी निराशा का अनुभव कराना चाहता है? हालांकि प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अगर उसका मास्टर वाकई उसे निराशा सिखाना चाहता तो वो ऐसा कुछ अलग तरह से करता। उसने उस पेड़ को देखा और सोचा कि इसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। शायद अगर मास्टर ने इसे आम तरीके से काटा होता तो बचने की कुछ उम्मीद होती, लेकिन उसने तो इसे आग में भून दिया है, जिससे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी पूरी तरह से फ्राई हो चुकी होंगी और शायद नष्ट हो चुकी हैं। उसे पूरा यकीन था कि ये पेड़ अब मर चुका है, लेकिन अगर वो ध्यान से सोचे तो जड़ के पास जो निचला हिस्सा है वो अभी भी जिंदा हो सकता है और वहां से ये पेड़ दोबारा उग सकता है। लेकिन मास्टर ने उसे साफ तौर पर ऊपर के हिस्से को जोड़कर इसे पहले जैसा बनाने को कहा था। इसका मतलब यही है कि उसे उस हिस्से को जरूर जोड़ना है। प्रोटैगनिस्ट पेड़ की शाखा पर बैठ गया और अचानक चौंक गया जब उसने देखा कि पेड़ अब भी पानी अब्सॉर्ब कर रहा है। अब जब वो सोचता है तो उसे याद आता है कि पानी से लकड़ी बढ़ती है, लकड़ी आग को जलाती है, आग धरती से टकराती है, धरती मेटल से क्लैश करती है और मेटल फिर पानी को मजबूत बनाता है। अब जाकर उसे ये पूरी साइकिल समझ में आई। उसे अपना जवाब मिल गया और वो अब आश्वस्त था कि मास्टर ने सच में यही कहा था कि जो एलिमेंट्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं वही काई को इन्विगोरेट करते हैं और यही मेथड कमजोर मरीजों के इलाज में यूज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी इसका यूज कर सकता है क्योंकि उसे अभी वाटर काई की ही जरूरत है। उसने पेड़ को देखा और सोचा कि क्या वो 5 एलिमेंटल टेक्निक्स का एप्लीकेशन कर सकता है। उसने अपना हाथ उस जगह पर रखा जहां पेड़ कटा हुआ था और उसे पता था कि ऐसी मेथड को यूज करना, जिसे उसने पूरी तरह सीखा भी नहीं है, बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन चाहे वो जितनी बार भी सोचे, यही एकमात्र रास्ता है। और अगर वो किसी पेड़ की वजह से मर गया तो उसे मिरियम के इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाएगा। ये सोचकर चिन्ही ने फैसला किया कि वो अर्थ काई से शुरू करेगा क्योंकि उसमें सबसे पीसफुल और रिजिलियंट एनर्जी होती है। जब उसने ऐसा किया तो वो हैरान रह गया क्योंकि अर्थ काई ने मेटल के साथ मिलकर एक्सपोनेंशियल रूप से ग्रो करना शुरू कर दिया। इसीलिए अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो इसे संभाल सकता है। फिर उसने उस एक्सपैंडेड मेटल में वाटर काई को ऐड किया और तब वो चौंक गया क्योंकि वो एनर्जी दोगुनी हुई, फिर से दोगुनी हुई और कुल मिलाकर 8 गुना बढ़ गई। इसके बाद उसने अपना हाथ पेड़ पर रखा, वाटर काई का इस्तेमाल किया और देखा कि पेड़ की टूटी हुई बार्क आपस में जुड़ गई। उसे लगा कि शायद यहीं तक था, शायद उसने सफलतापूर्वक काम कर लिया था, लेकिन रास्ता अभी लंबा था। तभी उसे एक आइडिया आया और वो सोचने लगा कि अगर वो वुड काई से शुरुआत करे तो क्या होगा। अगर वो पहले वुड का यूज करे, फिर फायर, अर्थ, मेटल और अंत में वाटर जोड़े तो ये होगा 2 की पावर 5, यानी उसकी 2/5वीं शक्ति होगी। ताकत 32 गुना तक मल्टीप्लाई हो जाएगी। तभी उसे समझ आया कि क्वांटिटी से ज्यादा ऑर्डर क्यों मायने रखता है और यही वजह है कि उसके मास्टर ने उसे 1000 ईयर मेडिसिन बॉल को ऑल्टर करने के लिए कहा था। प्रोटैगनिस्ट ने पेड़ पर हाथ रखते हुए सोचा कि 5 एलिमेंटल टेक्निक्स का असली सार है हार्मनी और डिसोनेंस, यानी संतुलन और टकराव। इसलिए अगर कोई एक एलिमेंटल काई बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए तो वो केवल काई ओवरलोड पैदा करेगा। इसी वजह से उसने इसे ट्राई करने का फैसला किया क्योंकि भले ही वो फेल हो जाए, कम से कम कोई उस पर केस तो नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद बी क्रेन को बताया जाता है कि चिन्ही अपने कमरे में सो रहा है। युओ ने सहमति जताई और पूछा कि क्या उसे उठाना चाहिए, लेकिन बी क्रेन ने मना कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि चिन्ही आराम करे। उसे पूरा यकीन था कि उसने पिछली रात बहुत मेहनत की थी, लेकिन साथ ही वो ये सोचने लगा कि क्या उसने वाकई में एक छोटे बच्चे पर इतना मुश्किल काम डालकर सही किया। और मन ही मन सोचा कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो चाहे तो इसकी डिफिकल्टी को कम कर सकता है। उसे ये बात भी अच्छी तरह पता थी कि किसी मास्टर की जरूरत से ज्यादा लालच एक छात्र की पोटेंशियल को बर्बाद कर सकती है। तभी अचानक वो उस पेड़ के पास पहुंचा और जो उसने वहां देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि क्या ये वही पेड़ है। उसने ध्यान से देखा और पास से इंस्पेक्शन करने पर उसे दिखा कि पेड़ की ग्रूव्स एक समान नहीं है, उस पर कट के निशान भी हैं और पानी के ट्रेसेस भी मौजूद हैं।
काइबिन को अब यकीन हो गया कि ये सब चिन ही का ही काम है और उसने ये सब खुद से किया है बिना किसी की मदद के। युओ भी ये देखकर हैरान रह गया कि चिन ही ने सच में अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। ब्रेन खुशी से भर उठा क्योंकि उसका डिसाइपल ने सिर्फ एक दिन में पूरा कर लिया। लेकिन फिर उसे याद आया कि असल में ये तो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि आधा दिन ही था। ये बात सुनकर यूहो भी चौंक गया। वो इस बात से बेहद प्रभावित हुआ कि चिन्ही ने अपनी पहली ही परीक्षा में ऐसा असाइनमेंट पूरा कर लिया जो उसकी करंट लेवल से 3 स्टेजेस ऊपर था। और ये तभी पॉसिबल है जब कोई सभी अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करके उनकी इनर फोर्स को एम्पलीफाई करे और उसे सही दिशा में लीड करे। इतनी कंप्लीट कंट्रोल किसी छोटे बच्चे के बस की बात नहीं होती, लेकिन चिन्ही ने ये कर दिखाया। ग्रीन ने सोचा कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि चिन्ही कोई और नहीं बल्कि व्हाइट ड्रैगन के गॉडली डॉक्टर का उत्तराधिकारी है और इसलिए ये सब एक्सपेक्टेड था। वो बेहद उत्साहित था क्योंकि ये सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि गो के हर डॉक्टर के लिए भी एक ब्लेसिंग है और वो चाहता है कि अपनी अगली रिपोर्ट में इस बात को जरूर शामिल करे। लेकिन युओ को लग रहा था कि अब तो मुश्किल बढ़ने वाली है क्योंकि उसने सुना था कि हर क्लिनिक के हेड की तरफ से पहले ही डिसिप्लिन को लेकर शिकायतें आनी शुरू हो चुकी थीं और वो सोचने लगा कि उसका मास्टर अपनी रिपोर्ट्स में बार बार इस तरह की टकराव वाली बातें क्यों डालता है, जबकि बी क्रेन तो खुशी से झूम रहा था। वो चाहता था कि सबसे पहले क्लिनिक के सारे लोगों तक ये खबर पहुंचे और उसे अगली मीटिंग का बेसब्री से इंतजार था। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट यानी चिन्ही की नींद खुली और उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि एक अच्छी नींद के बाद उसकी फिजिकल एबिलिटीज में नोटिसेबल एनहांसमेंट हुआ था। उसका शरीर अब पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो अब इंसान नहीं बल्कि कोई सुपर ह्यूमन बन गया हो। उसकी 5 इंद्रियां भी तेज हो गई थीं। वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे उसकी इनर फोर्स और ग्रो करेगी और वो और ऊंचाइयों तक पहुंचेगा वैसे वैसे वो इंसानों से भी आगे निकल जाएगा। उसे मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे और वो अब खुद को एडल्टहुड के पार मान चुका था। उसे लगने लगा कि शायद ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने क्लैन की अर्केन टेक्निक्स सीखी थी और साथ ही मेडिसिनल बॉल्स भी लिए थे। उसे ये तक लगने लगा कि शायद वो डीमन किंग तक को पार कर सकता है, लेकिन उसने तुरंत ही ये सोचने से खुद को रोका क्योंकि डीमन किंग एक नेचुरल किलर था और उसने पहले ही उसे कुछ रहस्यों की जानकारी दे दी थी, इसलिए वो शायद अभी भी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को पूरा विश्वास है कि जब हरायुन पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो वो खुद क्लिनिक से संपर्क जरूर करेगा क्योंकि उसे जिन्ही की जरूरत है जब तक वो बाकी सब लीडर्स को हरा न दे और सच में सुप्रीम डिमन किंग के रूप में अपनी जगह न बना ले। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई और उसने चिंता से पीछे देखा। उसे कोई आवाजें सुनाई दी। वो सोचने लगा कि ये आवाज क्या थी और जब उसे ये किसी एक्सप्लोजन जैसी लगी तो उसने खिड़की खोल दी। पूरी क्लिनिक में सभी लोग घबरा गए थे और पूछ रहे थे कि ये आवाज आखिर थी क्या। तभी किसी ने बताया कि कोई क्लिनिक के एंट्रेंस पर ट्रबल खड़ा कर रहा। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि बाहर हालात काफी बिगड़ चुके हैं और उसे लगने लगा कि शायद उन पर हमला हो गया है। वो कुछ करना चाहता था लेकिन साथ ही ये भी सोच रहा था कि इस समय तक कहानी में किताब के किस हिस्से पर वे पहुंचे हैं। उसी समय क्लिनिक के एंट्रेंस पर सब लोग इकट्ठा हो चुके थे और एक आदमी घबराकर पूछ रहा था कि व्हाइट ड्रैगन का गॉडली डॉक्टर कहाँ है। वो बार बार सबसे गुजारिश कर रहा था कि उसे उस डॉक्टर से मिलने दिया जाए। जैसे ही सबने उस आदमी को देखा तो चौंक गए और उसे शांत होने को कहने लगे। उससे कहा गया कि अपना हथियार नीचे रखो और पहले शांति से बात करो। एक वर्कर ने साफ कहा कि इस तरह हंगामा करने से उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट ये देखकर चौंक गया कि वही आदमी है जिसने क्लिनिक पर हमला किया था, लेकिन इस बार उसके कंधे पर एक बच्ची थी जो शायद उसकी ही उम्र की थी और वो सोचने लगा कि उस बच्ची को आखिर हुआ क्या है। उस आदमी ने सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि कोई उस बच्ची को देखे और बताए कि क्या उसे बचाया जा सकता है। तभी अचानक प्रोटैगनिस्ट को याद आया कि ये वही आर्चर है जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था और उसे अंदाजा हो गया कि ये आदमी वही नोबल आर्चर है। जब सारे लोग डरे हुए खड़े थे, उस आर्चर ने अपना तीर तानते हुए सब पर निशाना साधा और जोर देकर कहा कि तुरंत जाकर व्हाइट ड्रैगन का गॉडली डॉक्टर को बुलाया जाए। क्लिनिक का वर्कर गुस्से में उस आदमी से पूछता है कि वो कर क्या रहा है और चाहता है कि वो अपना बो नीचे रख दे। प्रोटैगनिस्ट को अब पूरा यकीन हो गया था कि ये वही आदमी है, क्योंकि अगर कोई बिना एरो के इतनी दूरी से निशाना साध सकता है तो वो सिर्फ वही हो सकता है। वो एक एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिस्ट है, ना अच्छाई के पक्ष में है और ना बुराई के। वो बिना झिझक पैसों के लिए हत्या करता है और कहा जाता है कि वो 40 मील की दूरी से एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट को भी मार सकता है और यही इस दुनिया का मेन विलन है। क्लिनिक वर्कर ने साफ कह दिया कि वे ऐसे लोगों का इलाज नहीं कर सकते जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि ये हॉस्पिटल मुख्यालय की तरह है जहां सिर्फ वही मरीजों को लिया जाता है जिनका इलाज सामान्य क्लिनिक्स में संभव नहीं होता। वर्कर ने उसे कहा कि अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसे पहले किसी क्लिनिक से रिकमेंडेशन लेटर लाना होगा। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से में आ गया, लेकिन फिर बाव नीचे कर लिया और बोला कि शायद उसे वो लेटर लेना ही पड़ेगा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अब शायद वो थोड़ा शांत हो गया है और उसे याद आया कि यही वो इंसान था जो अपनी बेटी की हत्या के बाद अंधकार की राह पर चला गया था। उसने उस बच्ची को देखा जिसे वो अपने कंधे पर लाया था और अंदाजा लगाया कि यही उसकी बेटी है जो घायल है।
लेकिन तभी उसे याद आया कि इस कहानी में उस लड़की की तो यही मौत होनी थी, और अब वो सोचने लगा कि अगर उन्होंने इस बच्ची को बचा लिया तो क्या होगा। तभी उस आदमी ने बताया कि उसकी बेटी का इलाज पहले एचडब्ल्यू क्लिनिक में किया गया था, और वहां के हेड ने सिर्फ एक साधारण सा रिकमेंडेशन लेटर देने में बहुत बड़ा तमाशा कर दिया था, और देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने 10 दिनों तक उसे ठीक करने की कोशिश की थी, और फिर वहां से इस जगह तक पहुंचने में उन्हें 5 दिन और लग गए। उस आदमी ने बताया कि उसने अपनी बेटी को यहां तक इसलिए उठाकर लाया क्योंकि अब और इंतजार करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने समझाया कि उसकी बेटी का इलाज हुआजू क्लिनिक के हेड डॉक्टर ने किया था। हुआजू क्लिनिक ने उससे कहा था कि वे किसी आउटसाइडर को ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि वो उनकी फैक्शन का हिस्सा नहीं है, और अब वो बदला लेना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि अगर उसे सही याद है तो हुआजू डॉक्टर वही कैरेक्टर था जो सिर्फ अपनी फैक्शन के लोगों का सिलेक्टिव इलाज करता था, और उस डॉक्टर ने हालात और भी बिगाड़ दिए थे क्योंकि उसने ना तो ढंग से इलाज किया और ना ही रिकमेंडेशन लेटर लिखा, सिर्फ समय बर्बाद किया। लेकिन इन सब बातों को छोड़ भी दें तो भी एक बात हैरान करने वाली थी। ये आर्चर अपनी घायल बेटी को लेकर लगातार 5 दिन का सफर तय करके यहाँ पहुंचा है, और प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि फिर भी वो लड़की अब तक जिंदा कैसे है। ये बात मॉडर्न मेडिसिन से एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। वो आदमी अपनी बेटी से झूठ बोलता है कि उसने बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए हैं ताकि इस जैसे वक्त में वो उनका इस्तेमाल कर सके, और अब वो अपनी पूरी जमा पूंजी देने को तैयार है, बस कोई उसकी बेटी को बचा ले। ये सुनकर सब लोग चौंक गए, और प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह शॉक में था क्योंकि ये सीन सामने से देखना किताब में पढ़ने से कहीं ज्यादा भावनात्मक और हिला देने वाला था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब ये मामला सिर्फ उसके मास्टर ही सुलझा सकते हैं, और जैसे ही वो ये सोचता है अचानक बीकरिन वहां आ जाते हैं। वो तुरंत उस आदमी से कहते हैं कि पहले बताओ क्या हुआ है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि मास्टर आ गए हैं और बताते हैं कि वो आर्चर जिद करके पूरे हॉस्पिटल को मुश्किल में डाल रहा है। लेकिन जैसे ही आर्चर को पता चलता है कि ये आदमी ही व्हाइट ड्रैगन का गॉडली डॉक्टर है, वो चौंक जाता है और तुरंत घुटनों पर गिरकर उससे अपनी बेटी को बचाने की विनती करता है। वो बताता है कि उसकी बेटी पर 7 मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। हुआ क्लिनिक के हेड डॉक्टर ने कहा था कि उसे इंटरनल इंजरी है और उसकी आंतें फट चुकी हैं, लेकिन उन्होंने जो दवाइयां दी वो बिल्कुल काम नहीं आई। बीरिन झुककर उसकी नब्ज चेक करते हैं और कहते हैं कि ये तो चमत्कार है कि वो लड़की अब तक जिंदा है, लेकिन फिर वो साफ साफ कह देते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसका इलाज संभव नहीं है, वो अब नहीं बच सकती। ये सुनकर आर्चर बुरी तरह भड़क जाता है। वो तुरंत बीरिन की तरफ दौड़ता है और पूछता है कि उसने क्या कहा है। बीरिन बिल्कुल भी नहीं झिझकते और दोहराते हैं, मैंने कहा बहुत देर हो चुकी है। ये सुनते ही आर्चर का गुस्सा और भड़क जाता है। वो अपनी सारी माना इकट्ठा करके चिल्लाता है कि क्या यही एक डॉक्टर को कहना चाहिए। सभी लोग डर जाते हैं कि अब कुछ भयानक हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट उसे देखकर गुस्से में बड़बड़ाता है कि ये पागल हो गया है, लेकिन उससे पहले कि वो बीरिन पर हमला करता, युवा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत रहने की विनती करता है क्योंकि ये जगह व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल है। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यही करते हैं, और अगर आप लोग वीडियो यहां तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यारो, बाकी सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी।